तो जोरदार तालियों से एक बार फिर स्वागत कीजिए। हमारे बीच में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं और आज स्पेस टेक्नोलॉजी, चाहे हम साइंस की बात करें, इनोवेशन की हम बात लगातार कर रहे हैं। चंद्रयान से गगनयान तक का सफर हमने तय किया है स्पेस में, क्योंकि चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें या फिर आगे क्या कुछ हम इनोवेट करने वाले हैं, रिसर्च को लेकर के, डीप टेक को लेकर के, इन सारी बातों पर हम आज एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से उनका नजरिया भी जानेंगे। और क्योंकि पीएमओ में है ये और लंबे समय से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के इन तमाम क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल सर आपसे, भारत को दुनिया का, क्योंकि आज यहाँ पर इतने सारे टेक डेवलपर्स भी मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनके नेतृत्व में जो पहला कदम है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को लेकर के, इस इंडस्ट्री की भूमिका को आप कितना देखते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद प्रिया जी। और मुझे लगता है कि आपसे भी कोई 6-8 बरस के बाद मिलना हुआ। जी मुझे सर। याद है कि असम के चुनाव में हमारे साथ थी, और ये वाला चुनाव नहीं, उससे पहले शायद। जी। और साथ ही साथ आयोजकों का भी इस कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनाया, और डिजिटल अप्लायंस अवार्ड विजेताओं को भी बधाई। अब जैसे आपने पूछा कि हब, मैन्युफैक्चरिंग हब कब बनेगा, वो कह रहा है कि बड़ी तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में भी, टेक्नोलॉजी में भी। और अनलाइक आई थिंक अ डेकेड एंड हाफ बैक, आज हम उसी स्तर पर हैं जिस स्तर पर दुनिया का कोई और देश है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी ब्रजेश जी बात कर रहे थे टेलीविजन की, तो हमारे देश में जब टेलीविजन आया तो लगभग 15-20 बरस गुजर चुके थे। अमेरिका में लोग 1950 के दशक में टेलीविजन देखते थे, और यहाँ पहली बार दिल्ली में भी चित्रहार हमें 1970 में देखने को मिला, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। इसी तरह आईटी में भी हम बाद में, कंप्यूटर भी हमारे यहाँ देर से पहुंचा, मोबाइल भी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वी आर अमंग दी फर्स्ट फ्यू कंट्रीज हु आर इनटू क्वांटम टेक्नोलॉजी। बहुत कम देश हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग कर रहे हैं। बहुत कम देश हैं जो अंतरिक्ष में, बल्कि हम बहुत तरह से अंतरिक्ष से बाकी देशों से हमने प्रगति नहीं की है, बल्कि बाकी देशों के लिए बहुत सारे वी हैव ड्रॉप्ड क्यूज। फॉर इंस्टेंस, चाहे अमेरिका चांद की धरती पर 1969 पे लैंड हुए, नील आर्मस्ट्रांग, वहां पे उन्होंने, बीबीसी ने फिल्म बनाई, उन्होंने थोड़ा टहल पोशी की, और एक बड़ा उनका बहुत लोकप्रिय स्टेटमेंट था, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन आगे पीछे पानी उनको नजर नहीं आया, वो हमारा चंद्रयान गया और पानी के होने का वहां से प्रमाण लेकर आया, H2O मॉलिक्यूल्स। यानी हमारे यहां ह्यूमन टैलेंट की कमी ना थी, मानवीय साधनों की कमी ना थी, परंतु शायद उस तरह का वातावरण नहीं था। वो जो अनुकूलता नीति निर्धारकों की ओर से अपेक्षित होती है, या राजनीतिक नेतृत्व की ओर से होती है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की तरफ से होती है, वो ना थी। वो मोदी जी के आने के बाद हुआ। अब हम भी वही स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं जो दुनिया भर में होती है। अब हमारे मापदंड, हमारे बेंचमार्क्स भी ग्लोबल हैं, और यही कारण है कि आज दूसरे देश भी बहुत सारे पहलुओं में हमसे सीख लेते हैं। अब हुआ क्या है दिक्कत, जैसे अभी आप भाषण सुन रहे थे, जो भी इससे पहले वक्ता थे, माइंडसेट नहीं बदल रहा। टेक्नोलॉजी में हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, उसी रफ्तार से जिस तरह से शायद अमेरिका। अब क्यों हम 16 डिग्री के टेम्परेचर पे एसी लगाते हैं जैसे कहा जा रहा है, क्योंकि वी हैव कम आउट आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोटेक्टेड फेस ऑफ बीइंग हैव नॉट्स। जुगाड़ करो, जो मिल रहा है खा जाओ। खाना खाना तो एक ही बार 8-10 रोटियां खा लो, दिन को पता नहीं मिले कि ना मिले। तो एसी लगाया तो जितना कम से कम टेम्परेचर है उतना लगाना है, भले ही आपको चिकित्सक कहते हो कि 24 डिग्री लगाना, और दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वी आर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन विच द कंट्री इज गोइंग थ्रू, और उसमें हमें समय लग रहा है।
और इतनी तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी बदल रही है कि इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारो, व्हेन टुमारो हैपेंस यू रियलाइज इट वाज यस्टरडेज। यानी हर 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 डोमेन में, हर क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि सबसे साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे क्षेत्र में जो हमारे साथी लगे हैं, ये दूसरे बायोटेक्नोलॉजी अपकमिंग, वैसे आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हो जाएगा इकोनॉमी। सॉरी, आई एम नॉट डिस्करेजिंग द मैन्युफैक्चरर्स ओवर हियर, but there's a worldwide view, even among the economists, that there's going to be a gradual paradigm shift of economy from manufacturing into other kinds of, domains like recycling of economy, circular economy, lab economy, biotechnology. और ये भी कहा जाता है कि जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज वाटर एंड स्टीम पावर, इंजन आए मोटर कार का, रेलगाड़ी का। सेकेंड वाज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड वाज आईटी, और मैन्युफैक्चरिंग भी चलता रहा। द फोर्थ इज गोइंग टू बी एआई ड्रिवन, बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन। और शुरू भी हो गया हमारे बंगलौर से एक दो स्टार्टअप्स के, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी जा रहा है, एनिमल फ्री मिल्क। इतने सारे पशु कहाँ पालेंगे आप, तो कैसे होगा, उसका उन्होंने विकल्प दिया, तो दुनिया भर ने उसको अपनाया है। तो इस तेज रफ्तार से हम बदल रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली अनलाइक पहले, जैसे मैंने कहा पिछला अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आईटी था तो हमें आईटी के बीच में घुसने में समय लगा। अब ऐसा नहीं है। अब बायोटेक्नोलॉजी अगर आने वाले समय का आईटी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो वी आर ऑलरेडी इनटू इट। वी आर ऑन द वेरी फ्यू कंट्रीज व्हिच हैव अ डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, एंड दैट हैज बीन प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, जो बायो E3 कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनवायरनमेंट। तो कहने का, और अब आने वाले समय में जो आपके मेडिकल साइंस होगी वो भी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगी, जो आपकी प्लांट कल्टीवेशन है वो भी बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगी, जो आपके फूड इंडस्ट्री है वो भी। और हम उसमें पहले से ही आ चुके हैं, सिर्फ अब हमें अपना माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। जैसा आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, किसी चीज को अडाप्ट करते हैं, और कल की बात होती है, अगले दिन हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो पीछे रह गए, ये चीज और बदल गई, और उसी बदलाव को लेकर के भी अब यहाँ बात भी हो रही थी। तो इस दिशा में क्या सरकार के पास प्लान्स हैं, क्या विजन है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं? और आपने अभी खुद कहा कि आईटी सेक्टर में भारत की गति पहले की जो सरकार रही उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि तब ये सब कुछ हमने देखा था, कमजोर थी, हम तैयार नहीं थे, उस रफ्तार के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाए, जिसका हर्ष अभी हम सबके सामने है। लेकिन अब हम सिर्फ किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो क्षमता हमारे पास है कि हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या विजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? नहीं, मुझे लगता है कि हमें समझने में ये देर लगी कि टू बी ग्लोबल यू हैव टू हैव द ग्लोबल थिंकिंग एंड ऑल्सो ग्लोबल स्ट्रैटेजी। हम थोड़ा गायबाना कैजुअल तरीके से चलते रहे। अब सुबह सैर करने निकलते हैं, अगर आप लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, तो गायबाना कह देंगे, अरे साहब इसरो ने रॉकेट भेजा तो क्या किया, नासा ने तो 20 साल पहले भेजा था। अरे भाई साहब, उनको पूछिए, नासा ने भेजा तो नासा ने सरकार का पैसा नहीं लिया। इट हार्डली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज। अभी हमने भी स्पेस को खोल दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए 5-6 साल पहले, तो उसका नतीजा देखिए कि हमारी स्पेस इकोनॉमी वॉज ऑलमोस्ट डिसमल, यानी जिक्र करने लायक नहीं, नाम मात्र। आज वो बढ़कर के 5-6 बरस में $9 बिलियन हो गई, और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है कि अगर आप उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखें तो 8-9 साल के भीतर 40-45 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अर्थात हमारी जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था रहेगी भारत की, उसमें स्पेस इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इसलिए मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए कि वी हैव नाउ स्टार्टेड फॉलोइंग ग्लोबल स्ट्रेटेजीज। और यहां पर चूंकि प्राइवेट सेक्टर के सारे मित्र बैठे, वो जो स्केप्टिज्म था, जो खला थी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की, उसको दूर करने का काम इस सरकार ने किया। मुझे लगता है वो बहुत बड़ा योगदान है। वी हैव टू लर्न टू वर्क टुगेदर, टू लिव टुगेदर। अभी क्या था कि पहले तो, एंड आई डोंट ब्लेम एनीबडी, बिकॉज सोसाइटीज इवॉल्व ओवर सेंचुरीज। अभी हम तो 70-80 साल पुराना देश है आजादी के बाद। अगर कहीं इतिहास लिखा जाएगा तो 80 साल का तो फुट रोड भी नहीं बनता, युगों में लिखा जाता है, मौर्य युग, मुगल युग। तो हुआ क्या कि वी हैड कम आउट आफ्टर अबाउट 200 years ऑफ फ्यूडल पास्ट। तो हमारा माइंडसेट भी उस तरह का था कि हर चीज के लिए सरकार को देखो, हमारा वो धीरे धीरे उसमें जाने में।
और मोदी जी के आने के बाद उस चीज को बदलने का एक कॉन्शियस एफर्ट भी किया गया। अब इसी तरह से न्यूक्लियर सेक्टर को अभी 8-10 महीने पहले ही उसको भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। अब हुआ क्या है कि इस सरकार ने इतनी तेजी से प्राइवेट सेक्टर को या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व करना शुरू किया है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठता हूं तो मैं उस दिन कह रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार बड़ी तेजी से खुलती जा रही है और आप उसके लिए तैयार नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर अगर इस कमरे में मैं ये कहूं कि साहब मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो गई, बहुत कर दी आपने, लेकिन हर बिजनेसमैन जो स्मार्ट बिजनेसमैन है थिंक्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग। आप भी सोचेंगे कल हम क्या करें। अब देखिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे वो भी अब बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आने लगे, वो भी अब क्लीन एनर्जी की तरफ आने लगे। तो अगर आपको आज मैं कह दूं कि साहब इस कमरे में बैठे हुए कितने सारे लोग हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में हमारा सहयोग करेंगे, तो आपको घर जाके सोचना पड़ेगा। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड द फॉल्ट डजंट लाई विद यू। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास वक्त कम है। जब हमने 2047 का लक्ष्य रखा या हमने अपने लिए वो भौगोलिक भूमिका बनानी है ग्लोबल, एंड वी हैव टू, जैसे आपने ठीक कहा कि वो स्थिति नहीं कि वी आर नो लॉन्गर फॉलोअर्स, वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू बेकन अदर्स टू फॉलो अस। अगर वो हमने अपनी स्थिति बरकरार रखनी है तो हमें हर सेक्टर को खोलना भी होगा और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ ही साथ अपने आप को तैयार करना होगा, और धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि पहले हुआ क्या था कि कभी किसी की कल्पना नहीं थी, कभी किसी को गुमान नहीं था कि कल को सरकार कहेगी साहब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने भी आप आ जाओ, या सरकार कल कहेगी कि आप रॉकेट बनाने आ जाओ। लेकिन इतनी क्षमता है इस देश में, इतना सामर्थ्य है, किसी देश में नहीं। 5 साल के भीतर एक हमारा स्टार्टअप ना केवल रॉकेट भेज रहा है ऊपर, बल्कि यूनिकॉर्न बन गया। $1 बिलियन देखते ही देखते। ये जो स्काई रूट अभी आपने देखा जी, 5-6 साल इसकी जो कामकाज की जो इसका जर्नी रहा है वो इतना ही रहा। तो क्षमता बहुत थी, लेकिन इनेबलिंग मिलियो नहीं था जो अब सरकार देने को तैयार है। नीति, टेक्नोलॉजी, स्किल और रिसर्च, इन चीजों के लिए जाने जाते हैं ये। और जो बातें अभी यहाँ पर इन्होंने कही है उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, क्योंकि आज ये राजनीतिक मंच नहीं है तो राजनीति की बातें नहीं हो रही है। और जैसा कि शुरुआत में ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, असम इलेक्शन में जब इनसे बात हुई थी तब उन्होंने एक चीज मुझे कहा था, जो कि असम में जिस तरीके के समीकरण बन रहे थे, हालांकि ये थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है, उस वक्त डाउट था कि क्या पहली बार इस तरीके से बीजेपी आएगी और वो भी उस अलायंस के साथ। तो इनका ये जवाब था कि 10-11 साल पहले की बात है, मेरे कह नहीं सर, लास्ट इलेक्शन की बात है ये। तो पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी जी हाँ। तो तब इनका ये जवाब था कि मैं यहाँ पर हूँ और इस राज्य की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है और मैं ये करके दिखाऊंगा। और वाकई ऐतिहासिक दिन था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए। तो 2047 के लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है, जानना चाहूंगी, जब आप इस देश के नागरिक को ये सपने दिखा रहे हैं, विकसित भारत का लक्ष्य आपने तय कर लिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गेम चेंजर आपके नेतृत्व में क्या होने वाला है जो पीढ़ियां याद रखें? नहीं, ये मैं, हाँ आपने अच्छा कहा। तो आपकी बात से मुझे ख्याल आया जो अभी मैं कुछ क्षण पहले कह रहा था कि माइंडसेट। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये है, अब ये हमारे हाथ में नया नया खिलौना आ गया। अब जैसे मैंने कहा ना कि हम कई वर्षों से हम जुगाड़ की दुनिया में रहे, जो मिल जाए ले लो, छोड़ना नहीं। एसी है तो 16 डिग्री पे, अब इसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो कोई सोच नहीं रहा। लेकिन ये इतनी कमाल की चीज है जी। गांव से लोग आजकल बच्चे आईएएस कर रहे हैं, आईआईटी की परमिशन ले रहे हैं। आप चौंकर हैरान हो जाएंगी, क्योंकि आप भी महिला है। एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली, 12वीं कक्षा से निकली थी और एक आतंक प्रभावित छोटे से कस्बे से आती थी और उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना थी। उसने आईआईटी जेईई क्लियर किया। तो मैं इन बच्चों से मिलता रहता हूं क्योंकि इन्हीं से सीखने को मिलता है। आई एम अ गुड लर्नर। तो मैंने उसको पूछा कि बेटे तूने तो कमाल कर दिया, घर परिवार में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं, कहीं कोचिंग में नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, तो तुमने तो आईआईटी की सीट निकाल ली। तो जानते उसने क्या किया प्रिया जी? उसने अपने जेब से ये निकाला और मुझे कहती है कि अंकल 14 आवर्स 8 मंथ्स आईआईटी क्रैक, सभी कुछ इसमें है। कहती है 14 घंटे 8 महीने सर पे तेल डालकर इसके साथ जोड़ो, आईआईटी निकल जाएगा। यानी क्या कमाल का यंत्र हमें दिया। अब हमारे जमाने में ऐसा नहीं था।
अब अगर हमें कोई थीसिस करना पड़ता तो हमारे गाइड कहते हैं कि साहब जाओ वो किताब लाओ, किताब है तो इतनी महंगी होगा, हमें साहब नहीं इतनी तो अफोर्ड नहीं, तो कहाँ जाए? हाँ साहब वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी मिलेगी। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी एक बार गया मैं, तो बोले साहब वो है तो सही लेकिन कलकत्ता का काउंसिलेट ऑफिस वो ले गया है, तो 3-4 महीने बाद आ जाएगा। जब तक आती थी उसे 4-4 लकीरें होती थी, एक कैंडिडेट ने नीले रंग की, एक लाल रंग की। आजकल तो इतना कोई, इस टेक्नोलॉजी ने, इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड अपॉर्चुनिटीज, डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन। और यही कारण है कि अभी स्टार्टअप्स की बात हो रही थी। अगर आज हमारे देश में 2,80,30,000 स्टार्टअप्स है और हम तीसरे दर्जे पे हैं दुनिया में, तो उसमें से 50-60% छोटे कस्बों से आते हैं। ये धारणा भी गलत है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको मालूम है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे, बड़ा फोकस है। तो लेकिन अभी हम भी वी आर ऑल्सो वी आर स्टिल ट्राइंग टू ड्रॉ द ऑप्टिमम कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें माइंडसेट बदलना होगा धीरे धीरे, बिकॉज इतनी तेजी से एवोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए हमें आपको तैयार करना होगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती वो रहेगी। सर समय, क्योंकि मेरे पास ये मैसेज आ गया है कि इट्स टाइम्स अप, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। अभी मैंने आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा वो फैसला जो आप ले चुके हैं, जिसे आप आगे भी जिंदगी में हमेशा एक माइलस्टोन की तरह देखते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और इसको जो मैंने फैसला लिया है आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी और जनहित में ये फैसला है। क्योंकि कई सरकारें आती हैं जाती हैं, फैसले होते हैं, कई बार फैसले बदल भी दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं चाहे सरकारें बदल जाए, लेकिन उस मिनिस्टर को हम हमेशा याद करते हैं कि उनके नेतृत्व में ये कदम उठाया गया था जो सबके हित में था। तो आपका क्या, आप लेने वाले हैं ऐसा फैसला या ले चुके हैं, क्या है? बड़ी दिलचस्प बात है वो। एक दो फैसले जो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं आपकी बात से जोड़ते हुए कि अक्सर जब कोई सरकारी अधिकारी रिटायर हो जाता है या जो मंत्री नहीं रहता, तो अपने पोते पोतियों नातियों को यही कह करके बोर करता है, कहानियां सुना के, मेरे जमाने में मैंने ये किया, मेरे जमाने में मैंने ये कानून लाया। लेकिन इस सरकार ने हमें कहने में ये गर्व रहेगा कि हमने लगभग 2000 कानून पुराने खत्म कर दिए। लाए नहीं, लोग तो गर्व महसूस करते हैं कि लाए, हमने खत्म किया। और उसमें बड़े बड़े ऐसे ऐसे कानून जो अंग्रेजों के जमाने के पड़े हुए थे, जो किसी ने कभी देखा ही नहीं था। और मुझे ये भी खुशी है कि जिन विभागों से मैं जुड़ा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के उनके सहयोग और उनके सपोर्ट से हमने बड़े क्रांतिकारी निर्णय लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर महिलाओं के लिए क्या होता था, अगर कोई सिंगल डॉटर होती तो शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन ऑफ हर फादर इफ द फादर पास्ड अवे। खत्म किया हमने वो कानून, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। इसी तरह से महिलाओं के लिए जो महिला कर्मचारी होती थी सरकारी, क्योंकि वो भी विभाग में देखता हूं पर्सनल, तो इट वॉज एज्यूम्ड दैट द नॉमिनी आफ्टर द डेथ of the woman employee would be the husband. उसको भी खत्म किया। She has now the choice to nominate. कई इस तरह के कानून, अच्छा अंग्रेज पुराने जमाने से चला रहा था कानून के, अगर कोई 10 वर्ष से पहले अपनी नौकरी से पहले अगर कोई इंतकाल कर जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसकी फैमिली को पेंशन नहीं मिलता था। अब शायद उस जमाने में जरूरत होगी कि दैट वाज अ फ्यूडल स्टेट सर्विंग द एम्पायर, हम तो वेलफेयर स्टेट है। तो हमने कहा साहब 10 साल में ही तो सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी कि उसकी तो इस तरह के हमने बहुत सारे कानून, बजाय इसके कि हम बाद में जाके कहें कि हमने ये कानून लाया, मुझे लगता है हमको ये कहना होगा इतने सारे हमने खत्म कर डाले। हाँ, गेस्टेड अफसर से दस्तखत करवाने। जब हम 10वीं कक्षा में पहुंचे 8वीं में, तो हमें यही नहीं मालूम था कि गेस्टेड अफसर दिखता कैसा है, 2 नाक होंगे, 4 कान होंगे, प्राणी कहाँ मिलेगा। और मेरे खुद का अपना तजुर्बा है, 11वीं कक्षा में मैं से 5 रुपए ले गए साहब, और वो मेरे पास नहीं थे, किसी से दिलवाए कि साहब आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, शाम तक मैं टेस्ट करके लाऊंगा। हमने आते ही 2 महीने के भीतर वो कानून समाप्त कर दिया 2014 में, और एक बहुत बड़ा पैगाम दिया देश को कि लुक नाउ दिस इज अ गवर्नमेंट विच कैन ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो अब हमको भी समय के साथ, और अगर बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आपने देखना कि जो विकास की दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि एक स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के खोलने के लिए जो हमने 2020 में किया, और पिछले वर्ष जो हमने न्यूक्लियर सेक्टर को, तो ये ऐसे फैसले हैं जो जिसमें बड़ा साहस भी चाहिए, बड़ी निष्ठा भी चाहिए। एंड इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज द कैपेसिटी टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। और इन फैसलों के परिणाम स्वरूप हम दुनिया के प्रथम कतार के देशों में आकर के खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। और सर, डिजिट के इस नई पहल को जिस मंच पे हम मौजूद हैं,
इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो बधाई दूंगा। मेरे ख्याल से एक पहल भी है और साथ ही साथ एक ही कमरे में अंडर कॉमन रूफ सभी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना एक विचार विमर्श का भी अवसर रहता है। बिकॉज आज के जमाने में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू बी गुड लर्नर्स। तो मैं भी यहाँ आता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ सीख के जाऊं, अगर नहीं सीखता तो मुझे भी लगता है साहब वक्त जाया कर दिया 1 घंटा 1.5। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों के साथ बैठिए तो बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स बैठे हैं उनसे हमें कई बार ऐसी चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि जो दुश्वारियां धरती की हैं और जहां सरकार कुड बी ए फैसिलिटेटर। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बाद भी हमारे साथ संपर्क बना रहे और आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संपर्क बना है वो भी एक बहुत बहुमूल्य रहेगा। आपको भी किसी अपलायन से कोई शिकायत है, कोई डिमांड आपकी? वैसे तो अधिकतर अभी तक इंडस्ट्री के मन में डिमांड करने का स्वभाव है लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब हमें ये सोच करके चलना है कि वी हैव टू कोलैबोरेट एंड इट हैज टू बी एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन। एक जमाना था जब प्राइवेट वाले समझते थे कि साहब सरकारी दफ्तरों में क्या जाना, वक्त जाया होगा, वहां तो रिश्वतखोरी है, ये है वो है, और सरकारी अफसर भी सोचते थे कि साहब वहां तो ब्लैक मार्केटिंग है क्या। तो दैट स्केप्टिज्म इज ओवर। अब देखिए, आप जैसे बस में बैठती हैं ना, तो आपको नहीं मालूम कि आपके साथ साधु बैठा है कि संत बैठा है, और एकदम बस का टायर पंचर हो जाता है तो आपको ड्राइवर कहता है जी लगाइए धक्का, तो सब लगाते हैं। फिर आप ये नहीं कहते कि भाई तू ठग गया, या तू इफ यू आर अगर तू शैतान है तो तूने धक्का नहीं लगाना। देन यू एक्सपेक्ट एवरीबडी, क्योंकि आपको एक डेस्टिनेशन पहुंचना है। उस समय आप सबको कहते हैं हाँ भाई लगाओ जोर से धक्का, ड्राइवर जरा गाड़ी स्टार्ट कर सके। तो उसी स्थिति में हम हैं। अगर हमने अपने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हम जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स प्रैक्टिसेस, ऑल्सो अनलर्न व्हाट इज गुड और बैड बिटवीन अस, और एक साथ मिलकर हम जितनी सिनर्जाइज तरीके के साथ, जिसे कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन की अप्रोच के साथ चलेंगे, उतनी आसानी से हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।